फाइन स्टूडेंट, यूनियन बजट मॉडल नंबर 2। तो फर्स्ट मॉडल कंप्लीट हो चुका है, ये मॉडल नंबर 2 है। और इसमें स्पेशली जैसे कि पिछले मॉडल में हम लोग चर्चा किए थे कि ग्रोथ इंजन के लिए 4 सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ इंजन के लिए 4 सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर। सेकंड सेक्टर क्या है? एमएसएमई। थर्ड सेक्टर क्या है तुम्हारा? इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट। और फोर्थ सेक्टर क्या है? एक्सपोर्ट। तो इस क्लास में हम लोग 3 इंजन के बारे में समझने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई और इन्वेस्टमेंट के बारे में। और जो फोर्थ बचेगा एक्सपोर्ट, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मॉडल में समझने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्थ इंजन के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, और साथ साथ जो टैक्स प्रपोजल है इस बार का उसको भी समझेंगे। और ये जो सेकेंड मॉडल होने जा रहा है ये थोड़ा जेनेरिक होने जा रहा है। जैसे पिछले वाला मॉडल जो हुआ था उसमें थोड़ा टेक्निकल था, उसमें कॉन्सेप्ट सब था कि फिजिकल डिफिसिट क्या है, प्राइमरी डिफिसिट क्या है। बट ये है एक तरह से पॉलिसी की तरह, पॉलिसी के रूप में देखोगे इसको, होल मॉडल। तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ग्रोथ इंजन, विकसित भारत बनना है, ठीक है। तो विकसित भारत के लिए ये जो 4 इंजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। अब इसको समझने के लिए पहले हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को समझना होगा। देखो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले आया था, इसमें लगभग 100 के आसपास डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया था। और वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब है, हिंदी में कहा जाए तो आकांक्षित जिले। उसका मतलब है कि जहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए या जितना दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हुआ है। तो उसको भी आगे ले जाने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट आया था। ऑन सिमिलर लाइन प्रधानमंत्री जन धन्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत भी 100 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। और 100 डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ लो प्रोडक्टिविटी है, जहाँ पे मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है, जहाँ पे बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट को ध्यान दिया जाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए देख सकते हो कि उसी आइडिया से ये मोटिवेटेड है, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट वाला प्रोग्राम से, है ना। जो आइडिया है जो तुम्हारा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का जो आइडिया, उसी से मोटिवेटेड होके भारत सरकार ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, हाँ, ये हम करने जा रहे हैं लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट में। एंड फॉर दैट ऑल्सो स्टेट्स पार्टनरशिप इज मस्ट। एग्रीकल्चर जानते हो स्टेट सब्जेक्ट है। तो थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, जो भी स्कीम चल रहे हैं, हाँ, जो भी स्पेशलाइज्ड मेजर है, सबको कन्वर्ज किया जाएगा, सबको एक साथ किया जाएगा। और कम से कम 100 डिस्ट्रिक्ट, भारत का जो 100 डिस्ट्रिक्ट है जो जाना जाता है लो प्रोडक्टिविटी के लिए। अच्छा, इंडिया एज अ होल भी देखोगे एग्रीकल्चर में बहुत सारा जो भी सीरियल्स है हमारा, वो बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी है एज कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज। तो स्पेशली ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स में ना, 100 डिस्ट्रिक्ट जहाँ बहुत लो प्रोडक्टिविटी समझते हो ना, प्रोडक्शन पर हेक्टर, 1 हेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। और यदि बहुत कम हो रहा है तो कैसे उसको बेटर करें, कैसे वहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लगाए, मतलब इस तरह का मॉडर्न टूल्स यूज़ करें, कैसे हाई क्वालिटी सीड यूज़ करें, कैसे बेस्ट पेस्ट यूज़ करें ताकि वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। यदि मान लो कि वहाँ पे क्रॉप इंटेंसिटी मॉडरेट है तो कैसे उसको और बेटर करें क्रॉप इंटेंसिटी को। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्रेडिट एसेसिबिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है भारत में जहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का कमी है, जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन का कमी है, वहाँ पे पैसा ही नहीं पहुँच पा रहा है लोगों को बीच में। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले 10 साल में देखोगे, कंपेयर करोगे ना, तो क्रेडिट एसेसिबिलिटी जो फार्मर्स का वो बहुत बढ़ा है। यानी कि 10 ईयर्स पहले देखोगे जो था उससे कंपेयर में बहुत ज़्यादा अभी बढ़ा है। बट ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन उतना ठोस नहीं है और इसलिए अच्छा खासा पैसा नहीं पहुँच पाता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के बीच में। तो इसलिए किसी तरह ऐसे डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स है उसको क्रेडिट एसेसिबिलिटी हो पहुँच सके। तो देखो आइडिया क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडिया क्या है?
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, समझे, एनहांस करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बढ़ावा देना। हाँ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है कि सेमी क्रॉप नहीं होना चाहिए, बार बार सेमी क्रॉप नहीं होना चाहिए, मल्टी क्रॉपिंग होना चाहिए, है ना। या तो एक साथ मल्टी क्रॉपिंग कर लिए, या फिर राइस खत्म हुआ तो दूसरा कुछ क्रॉप्स लगा दिए। यदि दूसरे, जैसे मान लो कि राइस हार्वेस्टिंग हुआ, पल्सेस लगा लो, क्योंकि बहुत सारा पल्सेस तुम्हारा लेगुमिनस क्रॉप्स है, उससे क्या नाइट्रोजन आ जाएगा सोइल में, जब नाइट्रोजन सोइल में आ जाएगा तो फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है, यूरिया टाइप का फर्टिलाइजर को। तो इस तरह का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रैक्टिस करना, साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर करना। हाँ, बहुत ज़्यादा ही इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा ही इंडस्ट्रियल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना, ये सभी चीज़। ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, हार्वेस्ट तो हो गया, बट यदि ठीक से कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था ना हो तो फिर दिक्कत होता है फार्मर्स को, और फार्मर्स को आनन फानन में जल्दी बेचना पड़ता है मार्केट में सामान, और उस समय जानते हो कि बार्गेनिंग का पीरियड है, वो फार्मर्स को जो ड्यू प्राइस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज बेटर होना चाहिए पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे। इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव होने की ज़रूरत है। अब देखो इरिगेशन फैसिलिटी में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, खरीफ क्रॉप्स देखोगे, खरीफ क्रॉप्स का एक्रिएज कितना है, एरिया अंडर कल्टीवेशन, तो 130 मिलियन हेक्टेयर्स खरीफ क्रॉप्स का, 130 मिलियन हेक्टेयर्स है। रबी क्रॉप्स का कितना है, तो 60 मिलियन हेक्टेयर्स है। और जैड क्रॉप्स देखोगे तो लगभग 5 से 10 होगा। टोटल पुट टुगेदर करोगे तो लगभग तुम्हारा 200 मिलियन हेक्टेयर्स का ज़मीन है जहाँ पे ये तीनों क्रॉप्स को उगाए जाते हैं और कल्टीवेट किए जाते हैं। अब ये 200 मिलियन हेक्टेयर्स में देखोगे बच्चे लोग, तो अभी भी लगभग कह सकते हो 45 to 50% अभी भी मानसून पे ही डिपेंडेंट है, रेन पे ही डिपेंडेंट है, और 40 से लेकर 45% तुम्हारा इरिगेशन पे डिपेंडेंट है। और इरिगेशन का भी आंकड़ा देखोगे, ये चौंकाने वाली बात है, इरिगेशन का भी आंकड़ा देखोगे तो लगभग 60% तुम्हारा अंडरग्राउंड से हो रहा है, ट्यूबवेल से निकाले जा रहे हैं पानी, तब इरिगेट हो रहा है, समझ गए ना। और 30% कनाल इरिगेशन है। और ठीक ये पिक्चर तुम्हारा जब आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान, उस समय ठीक कॉन्ट्रास्ट पिक्चर था। बट अभी स्थिति क्या है कि ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए, और कितना, तो 60%, यानी कि टोटल इरिगेटेड एरिया क्या है, मतलब इरिगेशन से कितना लैंड डिपेंडेंट है तुम्हारा, इरिगेशन व्यवस्था से कितना लैंड डिपेंडेंट है, 40 to 50%, और उसमें से अधिक तुम्हारा ग्राउंड वाटर से आता है 60%, और 30% आता है कैनाल इरिगेशन से, और 10% आता है डिफरेंट सोर्सेज से। तो अब देखो इरिगेशन व्यवस्था कितना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि अभी भी हमारा कंट्री लगभग 45 से लेकर 50% अभी भी इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है, ये जो 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत, तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बेटर करना होगा। और जाहिर सी बात है, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भारत दुनिया का ऐसा कंट्री है जो सबसे अधिक अपना ग्राउंड वाटर यूज़ करता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, समझ गए। और यहाँ पे देखो फैसिलिटी एबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ठीक है। तो किसी तरह लॉन्ग टर्म क्रेडिट और शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिल सके। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो कि लंबा समय के लिए, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, जैसे सीड्स खरीदना है वो सब के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तैयार करना है। तो इस तरह का व्यवस्था मिलना चाहिए 100 डिस्ट्रिक्ट्स को। यही तुम्हारा क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया जा रहा है ना, और इससे अनुमान है कि इस प्रोग्राम से नहीं भी तो कम से कम 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा, हाँ, इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। अब बात करते हैं इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस। अच्छा, देख रहे हो ना अभी होता क्या है नॉर्मली कि रूरल एरिया से लोग निकल के बाहर जाते हैं जॉब के लिए। क्यों निकल रहे हैं, निकल इसलिए रहे हैं ताकि वो अपना लाइफ को बेटर कर सके, और दूसरे रीजन है कि निकल इसलिए रहे क्योंकि वहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, जो जॉब ढूंढ रहा है आदमी, समझ गए ना। तो क्या करना है कि रूरल एरियाज में ही कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो रेजिलियंट हो सके। रेजिलियंट का मतलब क्या है कि वो बेटर हो सके, अपना इकोनॉमी खुद ही चला सके। ये कैसे होगा, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, ये स्किल के थ्रू होगा, समझे ना। रूरल इकोनॉमी को फिर से रिवैम्प करना होगा, फिर से हाँ कैटलिस्ट लगा के, यानी कि फिर से उसको एनर्जेटिक बनाना होगा। वहाँ पे रूरल एरियाज में भी बेटर अपॉर्चुनिटी देने होंगे, समझ गए ना।
देखो वही चीज़ लिखा गया है, ए कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स। स्टेट का तो देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहेगा स्टेट, क्योंकि बिना स्टेट का एग्रीकल्चर चीज़ हो ही नहीं सकता है। तो स्टेट के पार्टनरशिप में मल्टी सेक्टोरल रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। तो इसका मेन मकसद क्या होगा? मेन मकसद होगा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। अच्छा, अभी रिसेंट आंकड़ा हम जानते हैं कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का देखेंगे तो महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट लगभग 22-23% से बढ़ के 37% हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सब लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। दिखता है केवल एम्प्लॉयमेंट है, वो लोग दिखता है कि वो लोग के पास रोजगार है, मगर कायदे से यदि उसको निकाल दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, एक लैंड है 2 हेक्टेयर का है, तो उसमें 3 आदमी काम करेगा चलेगा, मगर 8 आदमी काम कर रहा है उस पर, तो तुम वहाँ से यदि 4-5 आदमी हटा भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कहने के लिए क्या है, वो सब तुम्हारा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, कहने के लिए सब हिडन एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वही बोला, एड्रेस क्या करेगा ऐसे लोगों को जो अंडर एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में। कैसे बेटर किया जाएगा? उसको स्किल्स, प्रॉपर स्किलिंग दे के, वहाँ पे बेटर इन्वेस्टमेंट दे के, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके, एंड इनविगरेटिंग द रूरल इकोनॉमी को बढ़ा के, चेंज करके, समझ गए? क्योंकि अभी बहुत मास माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से जा रहे हैं, और जो नहीं जा पा रहे हैं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। द गोल इज टू जनरेट एम्पल अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया सो डैट माइग्रेशन इज एन ऑप्शन बट नॉट अ नेसेसिटी। देख लो कितना अच्छा बात कहा गया है कि इसलिए एम्पल अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज में भी जनरेट हो, ताकि जो माइग्रेशन हो केवल ऑप्शन रहे कि ठीक है जा सकते हैं, नेसेसिटी ना हो। अब तो जानते हो कि बहुत सारा विलेज में नेसेसिटी बन जाता है कि यदि बाहर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो घर चलेगा ही नहीं। तो नेसेसिटी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, हमको मन है बाहर हम जा काम कर सकते, ये होना चाहिए। अच्छा, जो बेस्ट वर्ल्ड का जो प्रैक्टिसेस ग्लोबल और डोमेस्टिक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो सबको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, हाँ, एंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाएंगे ताकि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से भी वो हो सके। कहने का मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि बेस्ट से बेस्ट, समझे ना? बेस्ट एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर में हम लोग एग्री रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे काम कर सकते हैं ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर से ही संबंधित है। तो उसके लिए बोला गया कि देखो ग्लोबल एंड डोमेस्टिक बेस्ट प्रैक्टिसेस विल बी इनकॉर्पोरेटेड एंड अप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी सॉर्ट फ्रॉम द मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। जो भी बड़े बड़े बैंक्स है, दुनिया का जो बड़े बड़े बैंक्स है, वहाँ से है ना टेक्निकल सपोर्ट लिया जाएगा, वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट लिया जाएगा, समझे? और पहला जो फेज़ में बताया गया, पहला फेज़ में फेज़ 1 में लगभग 100 डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। देखो 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट को, समझ गए? ताकि वहाँ पे एम्पल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके और लोगों को माइग्रेशन करना नेसेसिटी ना हो, जरूरी ना पड़े, है ना, कि नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, इस तरह का कम से कम स्थिति ना हो। तो प्रोग्राम का फोकस क्या रहेगा? फोकस ये रहेगा कैटलाइजिंग एंटरप्राइज डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर रूरल वुमेन, महिलाओं को सशक्त करना, हाँ, उस तरह का इंडस्ट्री वहाँ एग्री रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग वाला इंडस्ट्री बनाया जाएगा वहाँ पे, ताकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रूरल वुमेन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिल सके उनका। एक्सेलरेटिंग क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस फॉर यंग फार्मर्स एंड रूरल यूथ, ठीक है, तो नए नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना वहाँ पे, नए नए बिजनेस, क्योंकि देखो केवल एग्रीकल्चर पे ही फोकस करेंगे तो नहीं चलेगा, हमें रूरल प्रॉस्पेरिटी करना है तो एग्रीकल्चर तो मेन रहेगा ही रहेगा, साथ में जो भी एलाइड एक्टिविटी है उस पर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। स्टार्टअप को भी बल देना होगा, बिजनेसेस को भी बल देना होगा, ताकि यंग फार्मर्स और रूरल यूथ को भी लाभ मिल सके, जॉब मिल सके। नर्चरिंग एंड मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर फॉर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एंड वेयर हाउसिंग स्पेशली फॉर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ऐसे लोग के लिए, है ना, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना होगा, इन लोगों को प्रॉपर स्किल देना होगा, है ना, वेयर हाउसिंग को स्टोरेज व्यवस्था क्रिएट करना होगा ठीक से, ताकि ऐसे बेचारे जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनका फ़ायदा हो सके। एंड डाइवर्सिफाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लैंडेड फैमिली, जिसके पास ज़मीन नहीं है, देखो गांव में, रूरल एरियाज में जिसके पास गांव नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसको बहुत मुश्किल होता है जीना, वो एज ए लेबर के रूप में काम कर रहा होता है यदि गांव में है तो, नहीं तो बाहर निकल जाएगा, बाहर दूसरे जगह पर लेबर के रूप में काम कर रहा होता है। तो इनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, अजय नहीं कि एग्रीकल्चर में जो भी इंटरप्राइजेस हो, जो भी एग्री रिलेटेड तुम्हारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो,
समझ गए ना। सब में इनको क्या करना है, इनको भी हित, क्योंकि देखो ये लोग सब मार्जिनाइज वॉइस सब है, तो इनको भी अनबोर्ड करना पड़ेगा डेवलपमेंट के रास्ते में। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, सेल्फ रिलायंट होना होगा पल्सेस में भी। अच्छा, मैं पल्सेस का थोड़ा कहानी बताना चाहूँगा। देखो 2016 के आसपास हम लगभग 16-17 मिलियन टन्स पल्सेस प्रोड्यूस करते थे, तो उस समय अच्छा खासा पल्सेस बाहर से मंगवाना पड़ता था हमें। मगर उसके बाद क्या हुआ कि समय ऐसा भी आया जहाँ पे हम लोग 25-26 मिलियन टन्स भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, तो लगभग नियर सफिशिएंट हो गए थे। बट अभी का प्रेजेंट स्थिति देखोगे तो अभी लगभग हम 24-25 मिलियन टन्स कर रहे हैं पल्सेस प्रोड्यूस अभी प्रेजेंट, यानी कि हम लोग 26-27 से फिर हम लोग कहाँ चले आए, 24-25 में चले आए, थोड़ा घटा है। और यही कारण है कि लगभग अभी 3-4 मिलियन टन्स अभी बाहर से आता है। तो इसलिए यहाँ पे, और हमें यदि सेल्फ सफिशिएंट होना है, यानी कि भारत में जो कहोगे कि ऑन एन एवरेज लगभग 30 मिलियन टन्स पल्सेस का खपत होता है। और ये खपत क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, पल्सेस कंजम्पशन, ये डिपेंड करता है आदमी का इनकम पर। यदि आदमी का इनकम बढ़े, जैसे मिडिल क्लास का इनकम बढ़े, लो का यदि इनकम बढ़े, तो जाहिर सी बात है वो प्रोटीन वाला चीज़ पे अपना पैसा लगाना चाहेगा, समझे ना। वो पल्सेस खाना चाहेगा और भी इस तरह का फूड खाना चाहेगा जो उसके न्यूट्रिशियस सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इसलिए बच्चे लोग, भारत सरकार को ये लग रहा है कि कम से कम हम पल्सेस में सेल्फ रिलायंट बने। पहले एक टाइम था कि हम लोग लगभग 25, 26, 27 मिलियन टन तक चले गए थे, अभी फिर फिसल के हम लोग 25 मिलियन टन पे चले गए हैं। तो कैसे ये जो गैप है 4-5 मिलियन टन का, उसको कैसे फुलफिल करें, तो उसी के लिए आया है ये। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट विल लॉन्च ए 6 ईयर प्लान, 6 साल का ये प्रोग्राम होगा, 6 ईयर्स का जो मिशन होगा तुम्हारा कि आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विद ए स्पेशल फोकस ऑन तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल। समझ गए ना। तो तूर दाल जानते हो, है ना, उड़द दाल भी जानते हो, मसूर दाल को लेंटिल कहा जाता है, उड़द दाल को तुम्हारा ब्लैक ग्राम कहा जाता है, और तूर दाल को रेड ग्राम कहा जाता है। समझ गए ना। तो इस पे फोकस करना है स्पेशली। अच्छा, हम जानते हैं कि वेल लेड डाउन स्ट्रक्चर है एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है कि पीडीएस में जो भी चावल और गेहूँ प्रोक्योर करना होता है वो प्रोक्योर करती है ना, और फिर अपना वेयर हाउस में रखती है, गोडाउंस में रखती है। अब जब ज़रूरत पड़ता है तो फिर पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है स्टेट को। एफसीआई क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर से उठाती है ना। हाँ, और हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में हर एक जगह ही एपीएमसी मंडी उतनी तरीके से रेजिलियंट नहीं है, उतनी तरीके मजबूत नहीं है। जैसे हम आंध्रा और तेलंगाना का बात करेंगे तो वहाँ मजबूत है, हम यदि पंजाब और हरियाणा का बात करेंगे तो वहाँ पे भी बेटर है। मगर ईस्टर्न इंडिया देखोगे, जैसे बंगाल सब हुआ, तो बंगाल में उतना दुरुस्त नहीं है। तो मगर एफसीआई क्या कर रही है, एफसीआई कितने अच्छे से प्रोक्योर कर रही है ना मैकेनिज्म, तो बिल्कुल ऑन सेम लाइन। जैसे एफसीआई इतना बेहतरीन तरीके से प्रोक्योर करती है जिसकी वजह से फार्मर को कोई टेंशन नहीं है, कितना भी राइस उगा सकता है, कितना भी व्हीट उगा सकता है, खरीदने वाला गवर्नमेंट एजेंसी एफसीआई। तो बिल्कुल सेम चीज़ ये तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल के साथ सरकार करने जा रही है, जो कि हम कहेंगे कि ग्रेट इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अभी तक इतना ज़्यादा जो वाटर गैजलिंग क्रॉप्स कल्टीवेट किया जा रहा है, शिफ्ट होगा ये। तो सेंट्रल एजेंसी NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from the farmers who register with this agency and enter into agreement। देख रहे हो ना, जो भी फार्मर्स अग्रीमेंट करेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जो भी इस एजेंसी के साथ आएंगे, तो वो फार्मर आराम से अपना ये 3 दाल को कल्टीवेट कर सकते हैं। और 4 साल तक के लिए जैसे एफसीआई कर रहा है उसी तरह तुम्हारा ये सेंट्रल एजेंसी NAFED और NCCF करने जा रहा है। आया समझ में बच्चे लोग। आगे देखोगे तो मिशन विल प्लेस एम्फोसिस है, ये आत्मनिर्भरता इन पल्सेस जो है, उस पर मेन चीज़ क्या फोकस रहेगा, इस मिशन में क्या फोकस रहेगा, डेवलपमेंट एंड कमर्शियल एबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो न्यू नॉर्म है, हाँ, नॉर्म ऑफ द डे है कि क्लाइमेट तो चेंज है ही है। तो कैसे क्लाइमेट जो चेंज है तो उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स का किस तरह डेवलपमेंट हो, किस तरह एबिलिटी हो, क्योंकि जितना हम फार्मर्स को इस तरह का सीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ही फार्मर्स बेहतर तरीके से इसको कल्टीवेट कर पाएंगे। सही बात है ना। तो बेस्ट से बेस्ट हमें, है ना, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड की ज़रूरत है अभी। दूसरी बात है कैसे प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं, क्योंकि जानते हो कि चलो माल न्यूट्रिशन भारत में बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं है,
हाँ, अंडर नरिशमेंट भारत में बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं है, एनीमिया बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट उठा के देखो। तो कैसी तरह प्रोटीन कंटेंट बेटर करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यानी कि प्रोडक्शन पर हेक्टेयर को और बेटर करना, ग्लोबल एवरेज के बराबर होना। अभी भी देखोगे दाल का बात करोगे, तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल जो भारत में जो कल्टीवेट होते हैं, अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी किस तरह इंक्रीज करना, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को इंप्रूव करना, उसको ठीक से मैनेज करना ताकि पेस्ट अटैक वगैरह सब ना हो सके, समझे। और एश्योरिंग रिलेटिव प्राइस टू द फार्मर, यानी कि एमएसपी टाइप का मैकेनिज्म कि आप करिए, पीछे से हम हैं, खरीद लेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप काम करिए बस। तो इस तरह के यदि एश्योरेंस दिया जाए फार्मर्स को, तो फार्मर्स क्यों नहीं पल्सेस पे काम करेगा। बस उसको सरकार की तरफ से एक आश्वासन चाहिए, जो कि भारत सरकार 4 साल के लिए दे रही है, और ये मिशन क्या है, तुम्हारा 6 साल तक के लिए मिशन है, समझ गया ना। तो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये भी तुम्हारा क्या है, हिस्सा है तुम्हारा एग्रीकल्चर का ही। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पुट टुगेदर क्या बोलोगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहोगे इसको। तो देखो बच्चे लोग, ये तो समझने वाली बात है कि हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है, हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है वो भारत में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सीरियल्स। लगभग तुमको 340 मिलियन टन दिखेगा, ये 340 मिलियन टन के आसपास हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है। जबकि तुम सीरियल्स को लोगे तो सीरियल्स तुम्हारा वही 520 और 525 के आसपास आएगा, 520-525 मिलियन टन्स। जबकि सीरियल्स कितना है, तो जबकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कितना है तुम्हारा 340 मिलियन टन्स के आसपास, और सीरियल्स कितना है तुम्हारा 320 और 325 मिलियन टन्स के आसपास। अच्छा, सीरियल्स में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है वो राइस, लगभग 130 से 135 मिलियन टन्स। सेकंड क्या है तुम्हारा, व्हीट है। व्हीट कितना है बच्चे लोग, व्हीट तुम्हारा 110-115 मिलियन टन्स के आसपास है। रिसेंट टाइम में व्हीट थोड़ा कम हुआ था, समझे। और उसके बाद मेन कंपोनेंट क्या होगा, कोर्स सीरियल्स होगा तुम्हारा, कोर्स ग्रेन सब हो जाएगा, जिसमें मेज डोमिनेट करता है। उसके बाद तुम्हारा ऑयल सीड्स हो जाएगा, और उसमें पल्सेस का बता दिए, पल्सेस लगभग 25 मिलियन टन के आसपास ले लोगे, तो सबको जोड़ोगे तो 325 मिलियन टन के आसपास आ जाएगा, 320-325 मिलियन टन के आसपास आ जाएगा। मैं एक बात तो स्पष्ट हुआ कि हॉर्टिकल्चर ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सीरियल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे समझते हैं, for vegetable and fruits, a comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states। यानी कि एक comprehensive program जो प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा, सप्लाई एफिशिएंट बनाएगा, ढंग से प्रोसेसिंग करेगा, और जो भी प्राइस होना चाहिए फार्मर्स को वो मुहैया करवाएगा, बट इन विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट एज अ स्टेक होल्डर ऑल्सो। क्योंकि बिना स्टेट को ऑनबोर्ड किए हुए काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, डोमिनेंट सब्जेक्ट है स्टेट का। अच्छा, इसके लिए एफपीओ फूड फंड पर रहेंगे ना, वही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव विल बी सेटअप, और इसके लिए एफपीओ बनाए जाएंगे। हालांकि मोदी सरकार ने बहुत पहले भी बोला कि एफपीओ लगभग 10,000 भारत में बनेगा, एफपीओ बन ही रहा है, ठीक है, और कोऑपरेटिव भी बनाए जाएंगे ताकि अच्छे ढंग से प्रोडक्शन हो सके, अच्छे ढंग से प्रोसेसिंग हो सके, और अच्छे ढंग से फार्मर्स को जो ड्यू प्राइस है वो मिल सके, समझे ना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जानते हो कि इट कैरीज लॉट ऑफ मनी वैल्यूज। मखना बोर्ड इन बिहार, देखो कितना खास बात है, जब से पता चला है कि मखना में बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशियल वैल्यू है, तब से मखना का जो प्राइस बढ़ा है तुम लोग जानते हो, है ना। मखना को जीआई टैग मिला कि नहीं मिला कुछ ईयर पहले। अब देखो मखना में क्या पाया गया कि मखना बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल उसके अंदर। हाँ, इंडिया में कमी है माल न्यूट्रिशन, इंडिया में बहुत ज़्यादा ही माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मखना सबसे बेस्ट है। और देखो मखना जो है बच्चे लोग, मखना क्या है, रिवर के आसपास होता है, रिवर के आसपास कल्टीवेट होता है, सीड होता है, समझे ना। और बहुत ही मेहनत करके जो भी फार्मर्स है वो बहुत ही मेहनत करके इसको मखना को निकालते हैं, उसका सीड को निकालते हैं। तो ये बहुत ही कह सकते हो कि बहुत ही अलग अलग उनको चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, इतना इजी नहीं है मखना सीड को निकालना। तो इसलिए देखो मखना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार में, क्योंकि 80% जो भारत में 80% भारत में जो मखना प्रोड्यूस होता है वो बिहार राज्य से ही होता है। बिहार राज्य का जो ईस्टर्न साइड है
वहाँ बहुत ज़्यादा ही मखना मिलता है, रिवर साइड के आसपास होता है, कोस्टल रिवर कह सकते हो, रिवर वैली के पास में, समझ गए ना। तो मखना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखना। तो सीड निकाल लिए, उसके ऊपर कैसे वैल्यू एडिशन करना है, कैसे। अब देखो मखना को और बड़ा ब्रांड करेंगे तो और कितना फायदा होगा फार्मर्स को, जो भी इन्वॉल्व फार्मर्स हैं। द पीपल इंगेज इन विल बी ऑर्गेनाइज इंटू, जो भी पीपल इंगेज, जो भी फार्मर्स इंगेज है इसमें, सभी लोग तुम्हारा एफपीओस के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उससे क्या होगा कि बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगा इन फार्मर्स लोग का। द बोर्ड विल प्रोवाइड हैंड होल्डिंग एंड ट्रेनिंग सपोर्ट टू द मखना फार्मर। और बोर्ड क्या करेगा, ये मखना बोर्ड जो क्रिएट होने जा रहा है वो क्या करेगा, तुम्हारा ऐसे मखना फार्मर्स को ट्रेनिंग करेगा कि और कितना बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकता है, समझ गए ना। अच्छा सीड तो ले लिए, हो सकता है दूसरे स्टेट में भी इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो सकता है दूसरे स्टेट में भी इसके ऊपर वैल्यू एडिशन हो। देखो जस्ट लाइक लीची, जैसे लीची भी क्या है, सबसे अधिक बिहार से ही उत्पाद होता है, करेक्ट, कल्टीवेट होता है। तो मखना भी 80% मखना बिहार राज्य से ही कल्टीवेट होते हैं। आगे देखो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि कंट्री में जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज नॉर्म ऑफ द डे है अभी का, तो उस हिसाब से हाई यील्डिंग सीड्स होना चाहिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रिसर्च इकोसिस्टम, है ना। तो रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना, इसलिए नेशनल मिशन पर हाई यील्डिंग सीड्स को लाया जा रहा है। टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ सीड विथ हाई यील्ड, क्योंकि जो सीड है वो सीड हाई यील्ड प्रोड्यूस करे, मच प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, अच्छा पेस्ट रेजिस्टेंस हो। अभी होता क्या है कि पेस्ट अटैक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रॉप्स के लिए। अब उसके लिए क्या है कि आप पेस्टिसाइड्स यूज़ करोगे और ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर दिए, लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर दिए, तो जो उसका रेसिड्यू है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही बैड हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। और बाहर जानते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई लेगा भी नहीं यदि लिमिट से ज़्यादा आपने पेस्ट को यूज़ कर दिया, पेस्टिसाइड को यूज़ कर दिया। तो इसलिए एक समझ लो क्लाइमेट रेजिलिएंट पेस्टिसाइड्स भी होने चाहिए, यानी कि जो है ना एक टॉलरेबल लिमिट में हो। तो पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे, इस तरह का सीड डेवलप करे जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो। जैसे एग्जांपल देखो बीटी कॉटन, बीटी कॉटन नहीं, बीटी कॉटन लगभग 2000 के आसपास बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। 10 साल तक खूब इसने प्रोडक्शन दिया बीटी कॉटन के वजह से। मगर उसके बाद क्या हुआ कि 2010 के बाद, रफली मैं बता रहा हूँ, 2010 के बाद स्टैग्नेंट हो गया, क्योंकि उसके बाद वो अच्छे से जो बुलवर्म अटैक जो हो रहा था, अमेरिकन बुलवर्म अटैक जो हो रहा था, वो सह नहीं पाया। तो क्योंकि उसके बाद जानते हो कि पेस्ट सब क्या होता है, वो भी इम्यून हो जाता है। इसलिए अभी हमारे फार्मर सब जो है वो इलीगली क्या करते हैं, STBT कॉटन उगा रहे होते जो कि इलीगल है। तो बिल्कुल पेस्ट रेजिस्टेंस और क्लाइमेट रेजिलियंस वाला सीड्स को तैयार करना, है ना, उस तरह का एग्रीकल्चर को तैयार करना। एंड कॉमर्शियल एबिलिटी ऑफ मोर देन 100 सीड वेराइटी रिलीज सिंस जुलाई 2024, और जुलाई 2024 से लेके अभी तक बच्चे लोग कम से कम 100 इस तरह का सीड वेराइटीज रिलीज किया जा चुका है कॉमर्शियली। तो हम कहेंगे बहुत बड़ा उपलब्धि है ये। फिशरी, अच्छा फिशरी देखोगे जहाँ तक सवाल है फिशरी का, तो इंडिया सेकेंड रैंक में आता है, जानते हो इंडिया सेकेंड रैंक में आता है आफ्टर चाइना। तो इंडिया रैंक सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर एंड सी फूड एक्सपोर्ट आर वैल्यूड एट 60,000 करोड़। समझ, इतना ज़्यादा है तुम्हारा, यानी कि सालाना इतना ज़्यादा तुम्हारा सी फूड एक्सपोर्ट होता है, समझ गए, 60,000 करोड़ है ये। गवर्नमेंट विल ब्रिंग इन एन एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज फ्रॉम इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज विद ए स्पेशल फोकस ऑन द अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अब क्या जानते हो तुम लोग कि 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि स्टेट बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक स्टेट का कंट्रोल रहता है फिशिंग में नॉर्मली, और 12 नॉटिकल माइल्स से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक, है ना, यानी कि 0 से लेके 200 नॉटिकल माइल देखो सब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और 12 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो भी हिस्सा है वो पूरा सेंटर कंट्रोल करती है, समझ गए। और हाई सी का मतलब क्या कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का, दैट्स कॉल्ड हाई सी। तो वहाँ पे किस तरह फिशरी को हार्नेस किया जाए, कैसे फिशरी को, हाँ वही ब्लू रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन तो जानते हो तुम लोग। तो ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वही फिशरी को बेटर करना, फिशरी को ज़्यादा हार्नेस करना। स्पेशल फोकस कहाँ पर रहेगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड पर रहेगा, समझ गए बच्चे लोग। तो फिशरी पे भी सरकार अधिक ध्यान देने जा रही है।
इस तरह का एक फ्रेमवर्क बनाएगी ताकि फिशरी को सस्टेनेबल तरीके, देखो सस्टेनेबल तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बॉटम ट्रॉलिंग लगा दिए है ना, पूरा सेडिमेंट्स ही बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं, सस्टेनेबल अप्रोच होना चाहिए फिशिंग को लेकर, समझ गए। हाँ, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल जो बता रहे थे। अब कॉटन प्रोडक्टिविटी, बीटी कॉटन जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ तो लगभग 1 डिकेड तक खूब प्रोडक्शन हुआ, मगर उसके बाद क्या स्टैग्नेंट हो गया। अभी देखो इंडिया जो है, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है कॉटन को और इंपोर्ट भी करता है। हम इंपोर्ट जो करते हैं वो कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू जितना एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन एज़ कम्पेयर टू जितना हम इंपोर्ट करते हैं। और जो इंपोर्ट करते हैं वो भी क्या है, लॉन्ग स्टेबल कॉटन वेराइटी होता है। तो कोशिश हमारा ये रहेगा कि किसी तरह हम अपने देश में ही लॉन्ग स्टेबल कॉटन वेराइटीज़ पे काम कर सकें, यहाँ पे हम कल्टीवेट कर सकें। तो 5 साल का मिशन है ये फॉर क्रॉप कॉटन प्रोडक्टिविटी विल फैसिलिटेट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये 5 साल का प्रोग्राम है, 5 साल का मिशन है। अब कोशिश यही रहेगा कि किसी तरह कॉटन जो प्रोडक्शन है ना, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाया जाए, ताकि पेस्ट अटैक उस तरह ना हो जैसे हो रहा है। और इसमें हम लोग ध्यान देंगे एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल कॉटन वेराइटी का भी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बाहर से मंगवाते हैं ये, इसलिए ध्यान रहेगा कि इस पर भी हम सेल्फ रिलायंट बने इंडिया में ही। एट द सेम टाइम जो मोदी जी का जो 5F का जो नारा था, है ना, फार्म टू फार्म, फॉरेन, फैशन, ठीक है, इसमें 5F है। इट विल बी अलाइन विद द 5F विजन फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। क्योंकि देखो कॉटन के बिना टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे जा ही नहीं सकता है। एंड कॉटन टेक्सटाइल जो है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, जिसकी वजह से रोज़गार मिलता है लोगों को। तो इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर को आपको बेटर करना है तो इस तरह का मिशन चाहिए जहाँ पे हम लॉन्ग स्टेबल कॉटन वेराइटीज़ को भी भारत में ही कल्टीवेट करने का प्रयास करें। अच्छा, KCC लिमिट, किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट, देखो पहले क्या था, पहले 5 लाख था। हाँ, पहले 5 लाख था जी, अब देखो 5 लाख ही था, 2 लाख, 3 लाख ऐसे करके बढ़ा है अमाउंट। हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये। किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स। अब तो फिशरमैन के लिए भी है और डेयरी फार्मर्स के लिए भी है। तो लगभग 7.7 करोड़ फार्मर्स इस किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहा है, समझे। द लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विल बी एनहांस्ड। देखो पहले कितना था कि 3 लाख ले रहे थे, सॉरी पहले कितना ले रहे थे, 3 लाख ले रहे थे। अब कितना लिया जा सकता है, 5 लाख लिया जा सकता है। और उसमें भी इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहा है सरकार। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब मान लो कि 7% है ब्याज, और यदि टाइमली किसान क्या करे, लौटा पा रहे हैं, टाइमली दे पा रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, 4% खुद इंटरेस्ट सबवेंशन दे देगी। तो फार्मर्स को केवल 3% ही देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन, समझ गए ना। तो पहले 3 लाख तक लिमिट था तुम्हारा इसमें किसान क्रेडिट कार्ड में, अब 5 लाख तक लोन अवेल कर सकता है थ्रू KCC किसान क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग यूरिया प्लांट इन आसाम। जानते हो कि जहाँ तक सवाल है फर्टिलाइजर का, तो हमारे कंट्री में लगभग 60 से लेके 65 मिलियन टन्स का फर्टिलाइजर एनुअली यूज़ होता है। कितना ओवरऑल, 60 to 65, सॉरी 70 के आसपास भी लिख सकते हो, ठीक है, 65-70 के आसपास होगा, हाँ 65-70 ऐसे रफली लिख लो, समझ गए ना, इतना मिलियन। उसमें से यूरिया का जो प्रोडक्शन, यूरिया का जो होता है खपत, लगभग तुम्हारा वही 30 to 35 होता है, सबसे अधिक यूरिया ही है, 30 to 35 है। और उसमें से हम लोग लगभग 10 से लेकर 15 मिलियन टन बाहर से मंगवाते हैं, लगभग 25 हम क्या करते हैं, कंट्री में ही प्रोड्यूस करते हैं, समझ गए ना यूरिया। अब यहाँ यानी कि कहने का मतलब यूरिया बाहर से डिपेंडेंट है हम, है ना। और जहाँ तक फर्टिलाइजर का बात है, तो फर्टिलाइजर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, जैसे एग्जांपल देखो, एक यूरिया हो गया, एक MOP हो गया, है ना, मोरेट ऑफ पोटाश हो गया, और भी इस तरह तुम्हारा जो तुम्हारा क्या कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी था मैं भूल रहा हूँ अभी, है ना, न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब, ठीक है, उस तरह का भी फर्टिलाइजर है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर सब, उस तरह का भी फर्टिलाइजर भारत में यूज़ किया था। मतलब सबसे अधिक जो फर्टिलाइजर यूज़ होता है भारत में, डेट इज यूरिया। और यूरिया पे जानते हो कि सरकार का पूरा कंट्रोल है, और सरकार ह्यूज सब्सिडी देती है स्पेशली यूरिया पे, क्योंकि जितना ही फर्टिलाइजर में जो पैसा जाता है सब्सिडी, उसका 50% से अधिक, या मैं 50% तक कह सकता हूँ, यूरिया में ही जाता है। देखो
द गवर्नमेंट हैज़ रीओपन 3 डोरमेंट एरिया यूरिया प्लांट्स इन द ईस्टर्न रीजन। जो 3 तुम्हारा यूरिया प्लांट ईस्टर्न रीजन में खोले जा रहे हैं टू फर्दर ऑगमेंट यूरिया सप्लाई, ताकि यूरिया प्रोडक्शन और ज़्यादा हो सके। ए प्लांट विद एनुअल कैपेसिटी कितना है, एक प्लांट का एनुअल कैपेसिटी कितना होगा, 12.7 लाख मेट्रिक टन्स क्या करेगा वो प्रोड्यूस कर पाएगा। और इस तरह तुम्हारा नागपुर आसाम का जो जगह है वहाँ पे प्लांट खोलने जा रहे थे, यानी कि कम से कम 3 यूरिया प्लांट्स और 1 यूरिया प्लांट तुम्हारा आसाम में खुलने जा रहा है, जिसका कैपेसिटी कितना होगा, 1 साल का लगभग 13 लाख मेट्रिक टन्स होगा, ताकि हम बाहर पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। अभी भी अच्छा खासा बाहर से हमें मंगवाना पड़ता है। इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। देखो अच्छा, इसमें विलेज का बात किया गया है, समझे ना, इसमें विलेज का बात किया है। देखो इसमें इंडिया पोस्ट विथ 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिस। कितना पोस्ट ऑफिस है हमारे कंट्री में, रूरल एरियाज में 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिस है भारत में। एंड कंप्लीमेंटेड बाय द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड ए वास्ट नेटवर्क ऑफ 2.4 लाख डाक सेवक्स। तो लगभग पोस्टमैन जो है कितना है, लगभग 2.4 लाख है इंडिया में। ठीक है, अब तुम लोग एक पता कर लेना कि इंडिया में हमारा पंचायत कितना है और टोटल विलेज कितना है। ठीक है, विलेज कितना है, नंबर ऑफ विलेज कितना है इंडिया में। ठीक है, और नंबर ऑफ विलेज लगभग वही होगा 5 से लेकर 7 लाख के बीच में होगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और पंचायत भी तुम्हारा वही, पंचायत क्या हमेशा उससे कम ही होगा, क्योंकि बहुत सारा 2 और 3 विलेज मिलके भी एक पंचायत बनते हैं। ठीक है, तो पंचायत में भी तुम्हारा 3 लाख 4 लाख के आसपास होना चाहिए, और विलेज वही 5 से 7 लाख होगा, एक बार इंटरनेट पे चेक कर लेना जरूर। देखो एक्सपांडेड रेंज ऑफ सर्विस विल इंक्लूड, यानी कि ये इंडियन पोस्ट ये भी एक रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेटर कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। देखो द एक्सपांडेड रेंज ऑफ सर्विस विल इंक्लूड, क्या क्या होगा सर्विस, रूरल कमोडिटी हब कोलोकेशन, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, डीबीटी देखो है ना, कैश आउट एंड EMI पिकअप, क्रेडिट सर्विस टू माइक्रो इंटरप्राइजेस को भी तुम्हारा पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा पैसा सब, इंश्योरेंस वगैरह, असिस्टेड डिजिटल सर्विस, जो भी ई-गवर्नेंस का जो भी सर्विस है वो भी मिल जाएगा इन लोग को। ओवरऑल इंडियन पोस्ट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एज अ लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं इंडियन पोस्ट भी, पोस्ट ऑफिस भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रूरल इकोनॉमी को चेंज करने जा रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ पे महत्व बताया कि पोस्ट ऑफिस का क्या रोल हो सकता है रूरल एरियाज में इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन गिविंग इम्पेटस टू द रूरल इकोनॉमी। हाँ, वो तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विस दे सकता है, डीबीटी का भी उसमें सर्विस हो सकता है, वो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए भी क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, इंश्योरेंस भी दे सकता है एंड सो ऑन। कंप्लीटेड ना, तो एग्रीकल्चर एज अ ग्रोथ इंजन, फर्स्ट ग्रोथ इंजन, तो उसमें अलग अलग जो भी सब पॉइंट्स थे हमने जिक्र कर दिया। अच्छा, कुछ साल पहले बच्चे लोग माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन चेंज हुआ है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ गुड्स और सर्विस, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। 2000 अर्ली 2000 के आसपास देखोगे तो उस समय क्लासिफिकेशन अलग था। रिसेंट टाइम में 2-2.5 साल पहले क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन चेंज किया गया, और इस बार नीड्स को समझते हुए और क्लासिफाई किया गया। जैसे एग्जांपल देखो, 2 साल 3 साल पहले माइक्रो इंटरप्राइजेस का मतलब होता था कि उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हो, समझे, और टर्नओवर 5 करोड़ का हो, उसको बोलते थे माइक्रो इंटरप्राइज। इस बार इसको रिवाइज कर दिया गया कि माइक्रो इंटरप्राइज का मतलब ये होगा अब कि उसमें इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का हो सकता है, और जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ का हो सकता है, समझे। तो यदि कोई भी इंटरप्राइजेस ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेस होगा। पहले क्या था, 1 करोड़ और 5 करोड़, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ टर्नओवर। अब क्या हो गया, रिवाइज क्या कर दिया गया कि 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या फिर टर्नओवर कितना 10 करोड़ होना चाहिए। इस तरह स्मॉल इंटरप्राइजेस देखो, पहले 10 करोड़ और 50 करोड़ था। 10 करोड़ बोल रहा हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा हूँ, और यदि टर्नओवर का बात कर रहा हूँ तो देखो उस समय कितना था, 50 करोड़। अब उसको चेंज करके 25 और 100 कर दिया गया, समझ गए ना। उसी तरह मीडियम इंटरप्राइजेस बनने के लिए पहले कितना था कि 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 250 का टर्नओवर होना चाहिए। अब क्या कर दिया गया कि 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 500 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए, तब उसको मीडियम इंटरप्राइजेस कहेंगे। क्योंकि आस्ते आस्ते बदलता है, आस्ते आस्ते बड़ा बनता है।
जब बड़ा बनता है तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए क्लासिफिकेशन को चेंज किया गया है। समझे? हाँ, इसको रिवाइज किया गया है। अब यहाँ से यही चीज़ लागू होगा आगे भी। एट प्रेजेंट देखो, अभी का देखते हैं, यानी कि यही तुम्हारा रिवीजन इन क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई। देख रहे हो ना, क्लासिफिकेशन कर दिए ना, चेंज कर दिए और नीड्स को समझते हुए चेंज किए हैं। अब इसमें देख सकते हो, एट प्रेजेंट ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई एम्प्लॉइंग 7.5 करोड़ पीपल। देख रहे हो ना, लगभग जो 1 करोड़ सब मिला के जो भी रजिस्टर्ड एमएसएमई है। अब इससे पहले जो था, जो भी इससे पहले क्लासिफिकेशन क्या था, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, है ना, टर्नओवर 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़ टर्नओवर। तो उस हिसाब से माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो रहे थे ना। तो अभी प्रेजेंट यानी कि इसके बाद में होगा, प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा ये। प्रोस्पेक्टिवली 2.5, 25, 125 या 10, 100, 500 ये प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। और जो भी अभी पहले वाला है उसके हिसाब से 1 करोड़ रजिस्टर हुए एमएसएमई सब, और लगभग 7.5 करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। हाँ, और तुम्हारा ये एंड जनरेटिंग 36% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है गुड्स का, उसमें 36% ये 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई का योगदान है। एंड हैव कम टुगेदर टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। और देखो, इसलिए यदि इस पे काम किया जाए एमएसएमई पे, देखते हो ना, ये हमारा जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, वर्ल्ड में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का जो प्रोग्राम है, हमारा जो सोच है, उसको पूरा कर पाएगा। विद देयर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिस एमएसएमई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 45% आवर एक्सपोर्ट। देखो कितना बड़ी बात है कि अपने क्वालिटी के वजह से, क्योंकि आपको क्वालिटी और प्राइस दोनों ही मेंटेन करना पड़ेगा यदि आपको अपना सामान को कम्पिटिटिव करना है इंटरनेशनल मार्केट में। तो देखो, विद देयर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड कम्पिटिटिव प्राइस, ये एमएसएमई क्या कि 40 इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट हो रहा, हालांकि पहले कंपेयर में अभी एक्सपोर्ट पर जीडीपी कम हुआ है, मगर जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 45% योगदान तो केवल तुम्हारा यही एमएसएमई का है, जो कि 1 करोड़ रजिस्टर्ड है। आया समझ में ना? तो कोशिश देखो, अब क्यों क्लासिफिकेशन अलग किया गया, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। पहले क्या था कि माइक्रो इंटरप्राइजेस 1 करोड़ हो गया तो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तुम्हारे स्मॉल इंटरप्राइजेस में आ जाता था। तो इसलिए कम से कम फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि अब भाई तुम 2.5 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है फिर भी तुम माइक्रो हो। कहोगे सर ये क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस हिसाब से सरकार इंटरवीन करती है, सरकार रिबेट भी देती है टैक्स में, सरकार बहुत कुछ फायदा ही पहुंचाती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एमएसएमई जानबूझ के भी अपना चेंज नहीं करवाती है ताकि वो सरकार का लाभ उठाते रहे, सरकार का योजना का लाभ उठाते रहे। हाँ, इसलिए कई रिपोर्ट भी नहीं करता, इसलिए सरकार ने भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दिया है टू हेल्प देम अचीव हायर, इसलिए हायर एफिशिएंसी ऑफ स्केल हो। क्या होता है हायर एफिशिएंसी ऑफ स्केल? जैसे जोमेटो का एग्जांपल देखो, यदि जोमेटो है का नेटवर्क बहुत छोटा हो तो उसको प्रोडक्ट बनाने में बहुत महंगाई होगा, मगर वही जोमेटो का यदि नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ता है ना। यही कारण है कि तुम्हारा रिवाइज करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया और टर्नओवर बढ़ा दिया गया ताकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल हो सके, यानी कि प्रोडक्ट सस्ता हो सके, नेटवर्क बड़ा हो सके, उसका समझे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो सके और बेटर उसको कैपिटल मिल सके, इन्वेस्टमेंट मिल सके, इसलिए इसको इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। समझ गया ना? तो वही बोले नीड्स की वजह से बढ़ाया गया है टू हेल्प देम अचीव हायर एफिशिएंसी ऑफ स्केल। हायर एफिशिएंसी ऑफ स्केल हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, बेटर उसको कैपिटल मिल सके, हाँ, इन्वेस्टमेंट हो सके। टर्न ओवर लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन एमएससी विल बी एनहांस टू 2.5 एंड 2 टाइम्स रेस्पेक्टिव। देखो इसलिए बढ़ा दिया गया, जो बोले उसमें 1 से 2.5 बढ़ा दिया। कितना परसेंट बढ़ा? 2.5 टाइम्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ है, 2.5 से आप 10 बढ़ा दिए, तो आप देख सकते हो उस हिसाब से, यानी कि 1 से आप 1 था 5 था तो 1 से 2.5 कर दिया, 5 से आपने 10 कर दिया, 5 से 10 किया मतलब क्या, डबल बढ़ा दिया आपने। 1 से 2.5 कर दिया, इसका मतलब 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया आपने, समझे? तो उस तरह बढ़ाया गया, इसी कैलकुलेशन से बढ़ाया गया। 10 को आपने 25 कर दिया तो क्या 2.5 टाइम्स से बढ़ा दिया, है ना। 50 से आपने 2 टाइम्स करके 100 बना दिया, 50 को आपने 2.5 टाइम्स से बढ़ा के 125 कर दिया और 250 को डबल करके आपने 500 कर दिया। इसलिए इस तरह क्लासिफिकेशन किया गया है। दिस विल गिव देम कॉन्फिडेंस टू ग्रो एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ। अधिक से अधिक वो अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सके, समझे ना, इकोनॉमिक ऑफ स्केल कर सके, ह्यूज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके, इसलिए ताकि अधिक से अधिक यूथ को रोजगार मिल सके, समझे। तो ये पर्पज से इस तरह क्लासिफिकेशन किया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखते रहोगे बच्चे लोग, क्रेडिट गारंटी कवर। देखो सबसे बड़ा समस्या क्या होता है एमएसएमई के लिए कि कोलेट्रल।
तो सरकार हमेशा कहती है कि कोलेटरल फ्री आप लोन ले सकते हो, क्योंकि एमएसएमई इज द इंजन ऑफ द आवर इकोनॉमी। अभी जस्ट देख रहे थे ना कितना रोजगार क्रिएट कर रहा है वो, 7.5 करोड़ को जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है वो 7.5 करोड़ को रोजगार दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट ठीक से मिल सके, ऑन टाइम मिल सके, उसके लिए कोलेटरल फ्री लोन, ठीक है। तो वही चीज़ें को वहाँ पे लिखा गया है। हाँ, इसको समझने का प्रयास करो। एनहांसमेंट ऑफ क्रेडिट एबिलिटी विद गारंटी कवर टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्रेडिट, द क्रेडिट गारंटी कवर विल बी एनहांस्ड। जो पहले था कोलेटरल फ्री वाला उसको और बढ़ा दिया गया माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। बच्चे लोग पहले 5 करोड़ तक कोलेटरल फ्री लोन ले सकता था, अब बढ़ा कितना कर दिया गया, 10 करोड़ कर दिया गया। एंड लीडिंग टू एडिशनल क्रेडिट, इससे क्या होगा कि एडिशनल क्रेडिट 5 साल तक कितना हो जाएगा, लगभग सब जोड़ोगे तो सरकार जो अनुमान लगा रही थी इससे 1.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलने जा रहा है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को। समझे, जो भी मिलने जा रहा था उससे कंपेयर में 1.5 लाख करोड़ ज़्यादा मिलने जा रहा है। क्यों? 5 करोड़ से आपने डायरेक्ट कितना बढ़ा दिया, 10 करोड़ बढ़ा दिया। वो भी क्या है, तुम्हारा गारंटी क्रेडिट गारंटी कवर, यानी कि कोलेटरल फ्री, यानी कि सरकार पूरी तरीके से ऊपर से है ना लाइबिलिटी ले रही है कि दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। फॉर वेल रन एक्सपोर्टर, जैसे एमएसएमई है, हाँ, जिसका सामान बहुत फेमस है और बहुत खतरनाक एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी जस्ट देखे थे ना कि इस एमएसएमई का कितना बड़ा रोल है एक्सपोर्ट में, है ना। जो एमएसएमई एक्सपोर्टर है तो उसके लिए देखो और बढ़ा दिया गया, उसके लिए 20 करोड़ कर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक पैसा मोबिलाइज करे और बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनाए ताकि बाहर जा सके और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। हाँ, स्टार्टअप के लिए बच्चे लोग, स्टार्टअप के लिए क्या किया गया, 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया गया, समझे ना। एंड विद द गारंटी फी बीइंग मॉडरेटेड टू 1% फॉर लोन्स इन 27 फोकस सेक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो देखो उसमें क्या किया गया, 1% फॉर लोन्स विद द गारंटी फी बीइंग मॉडरेटेड टू 1%, यानी कि ऊपर से तुम्हारा 1% जो लोन है उसका वो सरकार देख लेगी, समझ रहे हो ना। तो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स विद 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइज रजिस्टर्ड ऑन उदयम पोर्टल एंड इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी ड्यू। क्योंकि उदयम पोर्टल जो है ना उसमें कोई भी रजिस्टर करके ना 5 लाख तक का लिमिट वाला वो कार्ड वो एक्सरसाइज कर सकता है। और ये जो इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड रिलीज किए जाएंगे ताकि उदयम पोर्टल पे कोई भी आके माइक्रो इंटरप्राइज रजिस्टर करे एंड दे विल गेट दिस कार्ड्स, ताकि अधिक से अधिक उसको लोन मिल सके और अधिक से अधिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सके। समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप। फंड ऑफ फंड क्या है, एग्जाम्पल तुम्हारा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का, याद करो सिडबी, हाँ याद करो नबार्ड्स, यहाँ पे सिडबी कहोगे। तो फंड ऑफ फंड का मतलब क्या है कि एक ही बार डायरेक्ट नहीं देना। ये क्या है, अपने आप इसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। ये क्या करेगा, दूसरे बैंक को देगा, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देगा, और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेस ऑफ रिस्क। हाँ, उसमें क्या क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में क्या क्या हो सकता है, वेंचर कैपिटल हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, समझे ना, एंजल इन्वेस्टर हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। देखो फंड ऑफ फंड स्टार्टअप के लिए बनाए जाएंगे। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड फॉर स्टार्टअप हैव बीन रिसीव्ड कमिटमेंट ऑफ मोर देन 91,000 करोड़ एंड दिस आर सपोर्टेड बाय द फंड ऑफ फंड सेट विद द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 करोड़। नाउ ए न्यू फंड, अब पहले ही देखो 10,000 करोड़ रुपया तो पहले ही सरकार ने सपोर्ट कर दिया था। अब देखो न्यू फंड ऑफ फंड विद एक्सपांडेड स्कोप एंड फ्रेश कंट्रीब्यूशन, यानी कि फिर से सरकार अलग से 10 करोड़ रुपया देने जा रही है, 10,000 करोड़ अलग से फंड फिर बैठाने जा रहे हैं, ताकि जो एस्पिरेशन है स्टार्टअप का वो कंप्लीट हो सके, ना उसको रास्ता मिल सके। समझ गया ना। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर, जो पहली बार जो इंटरप्रेन्योर्स है, जैसे देखो 6-7 साल पहले मत से 2015 और 16 है ना, 2015 और 16 में बच्चे लोग स्टैंड अप इंडिया आया था, स्किल इंडिया आया था। तो स्टैंड अप इंडिया में क्या था कि वुमेन, SC और ST को टारगेट करने के बाद था कि कैसे इन लोग के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाए। बट हम कह सकते हैं कि ये काम ये जो भी सोच था, जो भी प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए अब जो भी गलती हुआ, जो भी फेलियर हुआ, उस चीज़ को रेक्टिफाई करते हुए ये नया योजना लाया गया है। तो न्यू स्कीम विल बी लॉन्च फॉर 5 लाख वुमेन, SC एंड ST फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर। जो फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर है उसके लिए है। हालांकि इससे पहले प्रोग्राम आया था, वो पास नहीं कर पाया, वो प्रोग्राम सक्सेस नहीं कर पाया। एंड ये क्या करेगा तुम्हारा, दिस विल प्रोवाइड टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द
नेक्स्ट 5 ईयर यानी 5 साल तक के लिए क्या करेगा, लगभग 2 करोड़ लोन प्रोवाइड करेगा यहाँ से। इट विल इनकॉर्पोरेट लेसन्स फ्रॉम द सक्सेसफुल, वही जो स्टैंड अप इंडिया रहा वहाँ से जो भी लेसन्स रहा हाँ उसको सीख के, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया स्कीम कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है बच्चे लोग, ठीक है ना। वहाँ भले ही सक्सेसफुल लिख दिया गया हो मैं वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वहाँ से लेसन लेके फिर से उसको रिवैम्प करके यूज़ करने का प्रयास, फिर से हाँ स्कीम चलाने का बात है। ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेज स्किल्स विल बी ऑल्सो ऑर्गेनाइज, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो, है ना। SC/ST महिलाओं के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाला गुण आ सके, मैनेजमेंट स्किल आ सके, उसके लिए ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग करवाए जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज सब भी होंगे। यहाँ पे देख सकते हो फुटवेयर, लेदर सेक्टर एंड टॉय सेक्टर। अच्छा टॉय देखो, टॉय का यदि बात करेंगे तो चाइना नंबर 1 आता है ना टॉय में, हाँ। तो अभी देखो जिस हिसाब से वर्ल्ड में जो टेंशन चल रहा है, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना है, 47th प्रेसिडेंट बना है US का, टैरिफ वार चल रहा है ना अभी वर्ल्ड में, हाँ। तो इंडिया ऐसा कंट्री को तो बहुत नुकसान होने जा रहा है टैरिफ वार से, क्योंकि सामान सब बहुत महंगा हो जाएगा। पर उससे पहले ही हम क्या करें कि टॉय जिसमें बहुत स्कोप है, ठीक है, तो टॉय मेकिंग में हम सेल्फ रिलायंट बना लें अपने आप को, क्योंकि अभी भी जानते हो कि टॉयज़ में चाइना वर्ल्ड फेमस है, बट हम क्या करें टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें भारत में, समझे। देखो टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर ए फोकस प्रोडक्ट स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, क्वालिटी इंक्रीज हो और कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो तुम्हारा इंडिया का जो भी फुटवेयर और लेदर सेक्टर है, वही कपड़ा का फुटवेयर सब, वो चप्पल जूता चप्पल जो कहते हैं उसे बेटर करें, उसके लिए एक स्कीम इंप्लीमेंट किए जाएंगे। दिस विल सपोर्ट डिज़ाइन कैपेसिटी, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट, क्योंकि फास्ट फैशन ना, चप्पल सब देखते हो, जूता सब देखते हो, लेदर सब देखते हो ना, फास्ट फैशन है कि नहीं है। तो डिज़ाइन कैपेसिटी को सपोर्ट करना, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी जो रिक्वायरमेंट है तुम्हारा नॉन लेदर क्वालिटी फुटवेयर के लिए, है ना, प्लस साथ साथ लेदर फुटवेयर के लिए प्रोडक्ट के लिए जो भी मशीनरी चाहिए उसके लिए सपोर्ट कर सके ये स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम। एंड बिल्डिंग ऑन द नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए टॉयज मैन्युफैक्चरिंग के लिए। गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट ए स्कीम टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर टॉयज। तो चाहते हम, भारत सरकार चाहती है कि भारत जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने टॉयज के लिए भी। And this scheme will focus on the development of cluster, skill and manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative and sustainable toys that will represent the made in India brand, ताकि भारत का ब्रांड बढ़ सके और भारत का जो खिलौना है बाहर भी बिक सके, ठीक है। तो उसी के लिए प्रयास सरकार का। द गवर्नमेंट विल इस्टाब्लिश ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, हाँ वही एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन बिहार टू गिव फिलअप ए फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ इन द इंटायर ईस्टर्न रीजन। तो ईस्टर्न रीजन में जो गैप है, गैप को भरने के लिए भारत सरकार एक इंस्टीट्यूट बनाने जा रही है, उसी इंस्टीट्यूट का नाम है तुम्हारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। और इससे क्या हुआ कि जो भी फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी है, यानी कि वही एग्रीकल्चर का जो भी फूड है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और बेटर हो सके ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न इंडिया में, समझ गए। आगे देखते हैं क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है। द मैन्युफैक्चरिंग मिशन विल आल्सो सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। ये जो हाँ इसमें क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग में दिस विल एम टू इम्प्रूव डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड बिल्ड आवर इकोसिस्टम फॉर सोलर PV सेल्स, EV बैटरीज, मोटर्स, कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर, विंड एंड विंड टर्बाइंस एसेट्रा। देखो हम जानते हैं कि हम जितना ही बताएं इसमें सोलर पैनल्स में हम कितना डिपेंडेंट है वहाँ से, चाइना से हम बल्क ड्रग्स में API में कितना डिपेंडेंट है, साथ साथ सोलर पैनल्स का जो टेक्नोलॉजी उसमें भी डिपेंडेंट है ना। तो किस तरह इंडिया में वैल्यू एडिशन किया जाए, इंडिया में सोलर पैनल्स तैयार किया जाए, है ना, EV बैटरीज तैयार किया जाए, मोटर्स तैयार किया जाए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान सब है वो सब इंडिया में तैयार किया, इसीलिए क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है ये। अच्छा, फर्दरिंग मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट विल सेट अप नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कवरिंग स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री फॉर फर्दरिंग मेक इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग पॉलिसी सपोर्ट, एग्जीक्यूशन रोड मैप्स, गवर्नेंस, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड द स्टेट्स। देखो तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या बोल रही है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन सेटअप करने जा रही है जिसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री सबको कवर किया जाएगा।
समझे ना। और सरकार क्या करेगी, पॉलिसी सपोर्ट करेगी, रोड मैप तैयार करेगी, किस तरह गवर्नेंस होना चाहिए वो सब तैयार करेगी। अब इसके लिए देखो देयर विल बी 5 फोकस एरिया, कहाँ पाँच कहाँ पे ज़्यादा दृष्टिकोण रहेगा ताकि मेक इन इंडिया और प्रमोट हो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सस्ता हो यहाँ पे, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इनबोर्ड यानी कि वर्कफोर्स हमारा तैयार हो, ठीक है, डायनेमिक MSME सेक्टर बने, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो और क्वालिटी प्रोडक्ट्स और कंपिटेटिव प्रोडक्ट्स हो हमारा। तो उसके लिए भारत सरकार ये करना चाह रही है, समझ गए। हाँ, तो यस वी हैव कंप्लीटेड MSME। और अब जो थर्ड देखने जा रहे हैं दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम देखोगे पास्ट 3 ईयर्स से भारत सरकार बहुत ज़्यादा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है ना। हाँ, 10 लाख करोड़, 11.11 लाख करोड़, पिछले क्लास में भी बताए थे कि इस बार 11.22 लाख करोड़ देने जा रहे हैं हम लोग 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ इंजन के लिए। देखो तो अटल टिंकरिंग लैब जानते हो है ना, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सेटअप किए जाएंगे। हालांकि 2.0 है, पहले भी किया गया था 5 साल में, ताकि विद्यार्थी लोग के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप्ड हो सके। हाँ, समझ गए ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप्ड हो सके, साइंस वाला चीज़ डेवलप्ड हो सके। तो लगभग 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सेटअप होने जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। देखते हो ना, अभी गवर्नमेंट स्कूल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लैब ही नहीं है। बच्चे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मगर कभी लैब ही विजिट नहीं करते हैं। जब तक लैब नहीं होगा तब तक फिर प्रैक्टिकल कैसे होगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का। इसलिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनेगा ताकि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप्ड हो विद्यार्थी के अंदर, प्रैक्टिकल का ज्ञान आ सके विद्यार्थी के अंदर। और देखो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में भी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर योर भारत नेट प्रोजेक्ट। जितना ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे हम विलेजेस सबको, उतना ही ज़्यादा बेटरमेंट होगा। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट, समझ गए। द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट अ भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज। लेकिन 24 जो लैंग्वेजेस, 24 लैंग्वेजेस होगा, चेक कर लेना, ऐसा 24 ऐसे कुछ लैंग्वेज होगा, जाके चेक कर लेना। भारत सरकार क्या कर रही है कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम इम्प्लीमेंट करने जा रही है ताकि जो भी इंडियन लैंग्वेजेस सब हैं, ठीक है, उसको उसी भाषा में मिल सके। तो हम जानते हो कि इंडिया में बहुत सारा भाषा है। यदि हम बात करेंगे शेड्यूल का तो जानते हो कितना लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, ताकि वो सब भाषा में प्रोवाइड हो सके, है ना, स्कूल के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग विल बी सेट अप विद द ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पैरामीटर्स टू इक्विप आवर यूथ विद द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। यानी कि 5 ऐसे बेस्ट एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे जो स्किल डेवलपमेंट करवाएगा यूथ लोगों का। और इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी होगा, बाहर के ग्लोबल एक्सपर्ट भी होंगे, समझ गए ना, ताकि अभी के जो यूथ, हमारे भारत के जो यूथ है उसमें प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट हो। हाँ, और ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि भारत के लिए आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो वो दुनिया के लिए बना रहे हो, क्योंकि भारत अपने आप में दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, समझ गए ना। इसलिए देखो बच्चे लोग ऊपर क्या था, इन्वेस्टिंग इन पीपल, ये हमें समझना, क्योंकि इसमें पहले पीपल में, फिर इकोनॉमी में और फिर इनोवेशन में भी है, समझ गया। तो पहले हमें पीपल को, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना होगा। तो उसके लिए क्या किए हम लोग, अटल टिंकरिंग लैब बनाए, ठीक है, उसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किए, उसके लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम चलाएं, और उसके लिए हमने 5 एक्सीलेंट सेंटर बनाया ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके यूथ के बीच में। हाँ, इसमें और भी देखो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो 23 IIT, 23 IITs में जो स्टूडेंट का जो संख्या है पास्ट 10 ईयर्स में बहुत बढ़ा है, लगभग 100% बढ़ा है बच्चे लोग। हाँ, तुम देखोगे अभी 24-25 कह सकते हो, है ना, तो 25-26 होने वाला है। 10 साल पहले लगभग 65,000 विद्यार्थी लोग पढ़ते थे 23 IITs में, उसका बढ़ के देखो 1.35 लाख हो गया, 1,25,000 हो गया, डबल हुआ कि नहीं हुआ, ओनली 10 ईयर्स में। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड इन द 5 IITs स्टार्टेड आफ्टर, यानी कि 2014 के बाद जो IIT तैयार हुआ हमारे भारत में, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे ताकि और कम से कम 6,500 और विद्यार्थी अकोमोडेट हो सके। बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। और हाँ, ये भी हमें मानना होगा कि जब से मोदी जी का रिजीम हुआ है, आया है, चाहे IIT हो,
चाहे मेडिकल सीट हो, बहुत ग्रोथ किया है। मेडिकल है ना, जो भी सेंटर है मेडिकल, जो कॉलेजेस है बहुत खुला है। इन एडिशन टू द थ्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज इन 2023, ए न्यू एक्सीलेंस now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with the total outlay of 500 करोड़। क्या बोला जा रहा है, देखो 2023 में ही भारत सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल चुकी है, अनाउंस कर चुकी है। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, कि एग्रीकल्चर में एआई का क्या रोल है ना, एग्रीकल्चर में एआई का क्या रोल होना चाहिए, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का बात था 2023 में ही। हेल्थ में भी एआई का क्या रोल होगा, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का बात था 2023 में ही। सिटी कैसे सस्टेनेबल हो, सिटी कैसे ग्रीनरी, सिटी कैसे बेटर हो, कैसे रहने लायक हो, उसके लिए 2023 में ही हो गया था, रोड मैप तैयार हो गया था। अब देखो इस बार 25 में उसी तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है तुम्हारा एजुकेशन में भी। तो एआई का रोल एजुकेशन में क्या होगा, क्योंकि एआई जानते हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी के लिए 500 करोड़ रुपया तुम्हारा टोटल अलॉटमेंट दिया जा रहा है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एडेड, गवर्नमेंट हैज़ एडेड ऑलमोस्ट 1.1 लाख यूजी एंड पीजी मेडिकल एजुकेशन सीट इन द 10 ईयर्स। 10 साल में देखो 1.1 लाख अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन सीट्स बढ़ाए गए हैं इस देश में। बहुत बड़ा मैसिव आंकड़ा है ये, क्योंकि 130% यानी कि जितना आईआईटी में बच्चा लोग का इंक्रीज नहीं हुआ उतना ज़्यादा तुम्हारे यहाँ पे सीट बढ़ा है। 25 और 26 में देखो लगभग 10,000 एडिशनल सीट्स और ऐड किए जाएंगे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में। बड़ी बात है बहुत ही, क्योंकि वही बात है कि वी रिक्वायर ए डॉक्टर है, इतना पॉपुलस कंट्री है, हमें डॉक्टर चाहिए। टुवर्ड्स गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन द, यानी कि 5 साल में कितना करना है, लगभग 75,000 हमें क्या करना है, मेडिकल सीट्स को तैयार करना है या ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऐड करना है। डे केयर कैंसर सेंटर्स विल बी प्रोवाइडेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हॉस्पिटल इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि जो कैंसर ट्रीटमेंट देते हो, कैंसर ट्रीटमेंट हो जाए, कैंसर के लिए किसी को कैंसर हो जाए तो बिग सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी जाना पड़ता है। तो डे केयर कैंसर सेंटर्स विल प्रोवाइड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द नेक्स्ट, यानी कि 3 साल में कैंसर का भी इलाज तुम्हारे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। 200 सेंटर्स इस तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा 2000, और पहला तुम्हारा क्या है कि 2025 और 26 में इस तरह 200 सेंटर तैयार किया जाएगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और 3 साल तक लगभग सब डिस्ट्रिक्ट को टच किया जाएगा। ये बड़ी बात है। यदि हम कैंसर का इलाज अपने डिस्ट्रिक्ट में दे पाते हैं तो इससे बड़ा राहत का विषय क्या हो सकता है, समझे, ये बहुत ही फायदा होगा लोगों को। इन्वेस्टिंग इन पीपल, देखो स्कीम फॉर सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्बन वर्कर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर इनकम। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अर्बन एरियाज में भी जो वर्कर्स है उसका स्थिति अच्छा नहीं है, लाइफ अच्छा नहीं है। हाँ, तो इसलिए स्कीम तुम्हारा, ताकि अर्बन वर्कर्स जो है, जो अभी भी बहुत ही बुरे कंडीशन में है, मिजरेबल कंडीशन में, उसका सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जा सके, उसका इनकम बेटर हो सके, सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो सके, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सके, उसके लिए एक स्कीम चलाया जाएगा। और जो पहले जो स्कीम था प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है ना, इसमें क्या था, बेनिफिट किया ना 68 लाख स्ट्रीट वेंडर को, जो ठेला गाड़ी लेके जाता है सब्जी उब्जी बेचने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को लगभग 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचा था। अब देखो इसको कितना दिया, 10,000 तक, 10,000 तक इन लोगों को लोन मिलता था, कोलैटरल फ्री लोन मिलता था। तो उसके लिए आपको घर का कागज पत्र लेके आने की जरूरत नहीं है बैंक को दिखाने के लिए, 10,000 तक कोलैटरल फ्री लोन मिलता था। देखो उसको बढ़ा दिया गया, उसको इस बार कितना कर दिया गया, 30,000 कर दिया गया। और वो भी क्या है, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल फ़ोन है, यूपीआई है, तुमको तुरंत आ जाएगा, मोबाइल पे ही आ जाएगा। अच्छा किया ना सरकार ने। हाँ, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स उसका लिमिट भी बढ़ा दिया सरकार ने। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड आइडेंटिटी कार्ड फॉर गिग वर्कर्स। देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, आइडेंटिटी गिग वर्कर्स को भी देगी आइडेंटिटी कार्ड। कोई भी गिग वर्कर जानते हो ना, जो भी ई कॉमर्स साइड में काम करने वाले, जिसको प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कहते हैं। ई श्रम पोर्टल, जो भारत सरकार का जो पोर्टल है, उसमें किसी ने रजिस्टर किया है अपना, तो दे विल गेट आइडेंटिटी कार्ड। और इससे फायदा क्या होगा, दे विल बी प्रोवाइडेड हेल्थ केयर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत है ना तुम्हारा 5 लाख का जो भी है आयुष्मान भारत वाला 5 लाख का मिलता है ना बेनिफिट। तो जो भी तुम्हारा ये गिग वर्कर्स, वो यदि इस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कर लिया तो दे विल गेट आइडेंटिटी कार्ड, और उस आइडेंटिटी कार्ड से ये भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा सकता है। और इससे क्या होगा, लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होने जा रहा है।
समझ गए, इन्वेस्टिंग इन पीपल। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने का बात है, पीपल में इन्वेस्टमेंट की है। ईच इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री will come up with a 3-year pipeline of project that can be implemented in PPP mode, and state will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund। क्या बोला जा रहा है, ईच इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री, जितने भी मिनिस्ट्री है भारत में, हाँ जितने भी मिनिस्ट्री है भारत में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है, सब लोग क्या करेंगे, 3-year प्रोजेक्ट के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या करें, पीपीपी मोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए। समझा, यानी कि जितने भी मिनिस्ट्री, ईच इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री, यानी कि जो जिस मिनिस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे देखो रेलवे मिनिस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए बच्चे लोग बताओ। जैसे रेलवे हो गया, जैसे तुम्हारा रोडवे हो गया, NHAI जिसके नितिन गडकरी स्वयं है ना मिनिस्टर है, तो ईच इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री वो आएंगे, 3 साल का प्रोजेक्ट होगा और उसको पीपीपी मोड में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और स्टेट को भी इनकरेज किया जाएगा कि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो, और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड जो पिछले साल ही आया था, उससे पहले भी आया था, उससे तुम पैसा ले सकते हो। इसके लिए देखो 1.5 लाख करोड़ प्रपोज किया गया, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन है, वहाँ से ले सकता है 50 साल के लिए, ताकि अच्छे से स्टेट भी क्या कर सके, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके। और यदि रिफॉर्म कर रहा है तो दे विल गेट, ये क्या इंटरेस्ट फ्री लोन है 50 साल तक के लिए, देख रहे हो ना, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है। और ये पिछले साल ही प्रपोजल आया था, उसी को कंटिन्यू किया गया है इस बार भी। अच्छा, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, जानते हो ना एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, जैसे लेट से हाईवे दिया गया तो सरकार ने हाईवे बना दिया, प्राइवेट प्लेयर को सौंप दिया, अब प्राइवेट प्लेयर क्या कर रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है, टोल टैक्स लगा रहा है। या फिर सरकार का कुछ एसेट है तो प्राइवेट प्लेयर को दे दिया, जो पैसा आया अपफ्रंट मनी आया उसको दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दिए। तो बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ फर्स्ट एसेट मोनेटाइजेशन प्लान अनाउंस जो 2021 में अनाउंस किया गया था, अब सेकंड प्लान तुम्हारा 2025 और 30 के लिए है। और इससे भी क्या होगा, तुम्हारा विल बी लॉन्च टू प्लो बैक कैपिटल ऑफ, इससे जो अपफ्रंट मनी आएगा तुम्हारा लगभग 10 लाख करोड़ का आएगा, और फिर न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा। समझ गए, दैट इज द एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 2021 में भी हुआ, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और इस बार 25 और 30 तक के लिए किया जाएगा। 5 साल में लगभग 10 लाख करोड़ का मोबिलाइजेशन होगा और दूसरी जगह पे खर्च होगा, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में खर्च होगा। अब देखो बहुत ही खास है जल जीवन मिशन 2000, है ना। अब हम बात इस पे क्या बात, इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या था कि रूरल एरिया में पानी पहुंचना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना चाहिए ना जी। देखो 2019 से बच्चे लोग लगभग अभी तक 80% इंडियन रूरल पॉपुलेशन को जल जीवन मिशन से जोड़ लिया गया, यानी कि वाटर मिल रहा है इन लोगों को, पर कैपिटा जो भी रिक्वायरमेंट है वाटर मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सबके लिए। लगभग 15 करोड़, भारत में कितने हैं, भारत में लगभग वही तुम्हारा 19 करोड़ लगभग हाउस होल्ड है रूरल एरियाज में, और टोटल कहोगे तो 25 से 26 तुम्हारा है, 25 से 26, समझ पा रहे हो ना। तो 15 करोड़ हाउस होल्ड को अभी तक जोड़ लिया गया, आउट ऑफ 18 to 19 करोड़ हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड, यानी कि 80% इंडियन रूरल पॉपुलेशन को अभी तक, है ना, जोड़ा जा चुका है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। एंड टू अचीव 100% कवरेज, हालांकि ये मिशन तुम्हारा 2024 तक ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर इस मिशन को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक, क्योंकि अभी भी 20% जोड़ना बाकी है, इसलिए 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। द मिशन फोकस विल बी फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड OM ऑफ रूरल पाइप्ड वाटर स्कीम थ्रू जन भागीदारी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेपरेट MOUs विल बी साइंड विद द स्टेट्स एंड यूटीज। बोल रहा है कि तुम्हारा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ठीक है, और बेटर तरीके से रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम्स बने, उसके लिए जन भागीदारी का इंपॉर्टेंस है, यानी कि लोग सब खुद शामिल रहे हैं। पानी समिति याद करो बच्चे लोग, कभी बताए होंगे पानी समिति, जो रूरल मिशन जल जीवन मिशन में पानी समिति के बाद जहाँ पर महिला बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, और महिला फोरफ्रंट पर रहेगी, कहाँ कहाँ कितना लागू हुआ है, तो उसी तरह जन भागीदारी का हिस्सा होना चाहिए, और उसके लिए सेपरेट MOU मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन करेगा स्टेट और यूटीज। द गवर्नमेंट विल सेट अप अर्बन चैलेंज फंड ऑफ ₹1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल ऑफ सिटीज एज ग्रोथ हब्स। लेकिन सरकार क्या करने जा रही है, तुम्हारा 1 लाख करोड़ का कॉर्पस तैयार करने जा रही है,
क्योंकि अभी हमारा जो सिटीज़ में जो ग्रोथ है, हवाजाट ग्रोथ है कि नहीं, सिटी वेल प्लान ग्रोथ हो सके, है ना, ग्रोथ इंजन बन सके, उसी प्रपोजल के लिए। तो क्रिएटिंग रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड वाटर एंड सैनिटेशन अनाउंस इन 2024 एंड 24 बजट। द फंड विल बी फाइनेंस अप टू 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बैंकेबल प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी पैसा, जो भी फंड कैसे खर्च होगा, तो 25% तुम्हारा वही सरकार भी ऊपर से कुछ एलोकेट करेगी और कुछ पैसा तुम्हारा बैंक से आएगा, ठीक है। द फंड विल बी फाइनेंस अप टू 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बैंकेबल प्रोजेक्ट विद द स्टिपुलेशन दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट इज फंडेड फ्रॉम द बॉन्ड्स, है ना, बैंक लोन्स एंड PPPs एंड एलोकेशन ऑफ ₹10,000 करोड़ इज प्रपोज फॉर द, यानी कि 10,000 करोड़ रुपया तुम्हारा 25 और 26 के लिए दिया गया है। कुछ पैसा तुम्हारा बैंक से चैनलाइज किया जाएगा और कुछ पैसा भारत सरकार ऊपर से देगी, समझ गया ना। अब देखो, तो ये हो गया। अब यहाँ हमें समझना है इकोनॉमी में, फॉर स्टेट दैट इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ, जो स्टेट बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे अभी रिसेंट टाइम में हम उड़ीसा देखे थे ना, उड़ीसा अपने फिजिकल प्रूडेंस के लिए जाना जा रही है ना, उसका जो स्टेट का जो फिजिकल डिफिसिट है बहुत कम है। तो ऐसे स्टेट जो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव की है, उसको एक्स्ट्रा बोरोइंग भी मिलेगा तुम्हारा 0.5%, वो एक्स्ट्रा बोरोइंग भी कर सकती है अपने स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बोरोइंग करेगी वो स्टेट को डेवलपमेंट के लिए खर्च हो सके, समझे। अच्छा, अभी देखोगे तो न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत कम शेयर है हमारा ओवरऑल एनर्जी मिक्स में, है ना, वही 3-4% होगा, उसको बढ़ाना है। हाँ, तो क्या करना है तुम्हारा, एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो 2004 से, जब तक भारत विकसित भारत बने 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस्ड हो। अब बहुत जरूरी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी इज क्लीन एनर्जी ना, समझे ना। एंड फॉर एन एक्टिव पार्टिसिपेशन विद द प्राइवेट सेक्टर टुवर्ड्स द गोल अमेंडमेंट, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर भी आ सके। क्यों, देखो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ भी प्राइवेट सेक्टर आया, कुछ भी किया, कुछ भी मान लो कि यूरेनियम का, हाँ, कुछ भी डिस्पोज हुआ बाहर, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी याद करो, तो इस तरह कोई भी लीक हुआ तो प्राइवेट प्लेयर को पूरी तरीके से कंपनसेट करना पड़ता है, इसलिए प्राइवेट प्लेयर आगे आता नहीं है। तो फॉर दैट रीजन एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ताकि प्राइवेट प्लेयर में कॉन्फिडेंस आए और वो भी आगे आए और न्यूक्लियर एनर्जी पे वो काम कर सके, समझ गया ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्रिएट किए जाएंगे। देखो हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में था ही कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपया सेटअप किया जाएगा, एक कॉर्पस बनाया जाएगा उसके लिए, और लगभग 2033 तक 5 ऐसे बन के तैयार हो जाएंगे भारत में। आगे देखो, फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर द मैरीटाइम इंडस्ट्री, हाँ, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड विद अ कॉर्पस ऑफ ₹25,000 करोड़, यानी कि मैरीटाइम इंडस्ट्री और बेटर हो सके, उसके लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ का एक कॉर्पस बनाया जाएगा। एंड दिस विल हैव टू 49%, इसमें 49% कंट्रीब्यूशन तुम्हारा गवर्नमेंट का रहेगा, और जो रेस्ट है मैरीटाइम समझ रहे हो, जो पोर्ट से संबंधित होगा, सी संबंधित पोर्ट से, रेस्ट जो है 51% वो प्राइवेट प्लेयर से आएगा और पोर्ट अथॉरिटी से आएगा, समझ गए। उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, हैज़ कनेक्टेड 88 एयरपोर्ट्स एंड ऑपरेशनलाइज 619 रूट्स। अभी तक देखो 619 रूट पे चल रहा है, 88 एयरपोर्ट्स कनेक्ट हो चुके हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है उड़ान स्कीम। तो इंस्पायर्ड बाय दैट सक्सेस ए मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, नया स्कीम आने जा रहा है तुम्हारा, जिसे कोशिश किया जाएगा कि और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, 120 न्यू डेस्टिनेशन को ऐड किया जाए और एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और 10 साल में लगभग 4 करोड़ पैसेंजर क्या करें, ट्रैवल कर सकें। तो उड़ान हैज़ इनेबल 1.5 करोड़ मिडिल क्लास पीपल टू मीट देयर एस्पेक्ट। देखो उड़े देश का आम नागरिक, ये जो स्कीम मोदी जी लाए थे, इसके वजह से लगभग 1.5 करोड़ मिडिल क्लास भी अपने इच्छा को पूरा कर पाया, वो भी हवाई जहाज़ में ट्रैवल कर पाया। तो अब गोल क्या है कि इसको बढ़ा के 4 करोड़ पैसेंजर तक 10 साल में हम करें। तो उसके लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्ट्रांग करना होगा और 120 जो न्यू डेस्टिनेशन है उसको पूरी तरीके से कवर किया जाएगा न्यू स्कीम के अंतर्गत। अच्छा, अब यहाँ पे देखो स्टेट माइनिंग इंडेक्स
विल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस पर्टिंग टू माइनर मिनरल्स। देखो होता क्या है, एक स्टेट, माइनर मिनरल्स तो स्टेट के अंदर ही आता है ना, और मेजर मिनरल्स क्या है, सेंटर का कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे समझो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक स्टेट माइनिंग इंडेक्स बनाया जाएगा ताकि स्टेट जो है ना बेस्ट तरीके से क्या करे, माइनर मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करे। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट है ना विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस वो निकाले जा रहा है और बहुत सारे रिसोर्सेज बर्बाद हो रहा है। तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसीलिए स्टेट माइनिंग इंडेक्स इंस्टीट्यूट किए जाएगा ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस सब स्टेट अप्लाई करे माइनर मिनरल्स को निकालने में। ए पॉलिसी फॉर रिकवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम द टेलिंग विल बी ब्रॉट आउट। टेलिंग का मतलब क्या है कि जो भी रेसिड्यू है तुम्हारा ओर का, ओर से निकलता है ना मिनरल सब, तो जो भी ओर का जो रेसिड्यू है दैट्स कॉल्ड टेलिंग। टेलिंग से भी तुम्हारा अच्छे से क्रिटिकल मिनरल्स निकाला जा सके, इस तरह का पॉलिसी आना चाहिए। फॉर असिस्टिंग द प्राइवेट सेक्टर इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी कि प्राइवेट प्लेयर का भी, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहे प्रोजेक्ट प्लानिंग में, ठीक है। एक्सेस टू रेलेवेंट डेटा एंड मैप्स फ्रॉम द पीएम गति शक्ति पोर्टल विल बी प्रोवाइडेड। जो पीएम गति शक्ति में जहाँ पे हम कहते हैं ना कि सब कनेक्टिविटी होगा, टोटल कनेक्टिविटी, तो उसको भी वहाँ का डेटा यूज़ किया जाएगा। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स कंट्री में डेवलप किया, क्योंकि जानते हो टूरिज्म बहुत बड़ा पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट के लिए। स्टेट के कोलैबोरेशन से एंड मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया विल प्रोमोटेड इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। और मेडिकल टूरिज्म, जैसे मेडिकल टूरिज्म का बात हो तो सबसे अधिक बांग्लादेश से टूरिस्ट लोग आते हैं मेडिकल पर्पज से, तो मेडिकल टूरिज्म, हील इन इंडिया, ये भी प्रमोट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के साथ। समझ गए ना? तो ये खत्म हो गया ना इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी। अब बात करेंगे हम लोग इन्वेस्टिंग इन द इनोवेशन। इनोवेशन के लिए क्या होगा, देखो। अच्छा, नो 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 नो, इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी था ना। अच्छा अच्छा, उसी का पार्ट है। नहीं, ये क्या है तुम्हारा, देखो 3 कैटेगरी था, ये 3rd कैटेगरी है, इन्वेस्टिंग इन द इनोवेशन। इनोवेशन में देखो, इनोवेशन तो बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च, ए डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव अनाउंस इन जुलाई बजट 20,000 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड। यानी कि तुम्हारा इनोवेशन आ सके, उसके लिए अलग से कॉर्पस, जो पिछले बार ही जो लोकसभा का चुनाव के बाद जो किया गया था, है ना, 20,000 करोड़ उस समय ही एलोकेट किया गया था। ए डीप टेक फंड ऑफ फंड, देख लो सेम रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, डीप टेक फंड ऑफ फंड बनाए जाएंगे ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप का जो भी रिक्वायरमेंट है इनोवेशन का, उसको पूरा कर सके। 5 साल में, आने वाले 5 साल में प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोज स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट कोशिश क्या करेगी, 10,000 फेलोशिप वो प्रोवाइड करे। जो भी IITs के बच्चे लोग हैं, जो भी IISc के बच्चे लोग, उसको सपोर्ट करें। समझ रहे हो ना? यानी कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये, ताकि बच्चों लोग का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप्ड हो। सेकेंड, जीन बैंक विथ 10 लाख जम प्लाज्म लाइन्स विल बी सेटअप इन फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखो ये बेस्ट सीड प्रोड्यूस हो ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ सके। अभी है ना, जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड का बात करते हैं हम लोग, तो इस तरह सेकेंड जीन बैंक बनाया जाएगा। इसमें 10 लाख जम लाइन्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, ताकि न्यूट्रिशनल बेस्ट सीड प्रोड्यूस हो सके, जो कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो जिसके अंदर। गवर्नमेंट विल स्टार्ट ए नेशनल जियो स्पेशल मिशन टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा यूजिंग PM गति शक्ति। द मिशन विल फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो सरकार क्या करेगी, तुम्हारा एक नेशनल जियो स्पेशल मिशन लेके आएगी, और जिसमें कोशिश ये रहेगा कि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स सब है, जो भी अर्बन प्लानिंग है, हाँ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो और बेहतर तरीके से किया जा सके यूजिंग PM गति शक्ति। समझ गए? ज्ञान, हाँ, भारतम मिशन फॉर सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज। देखो हमारा जो भी हेरिटेज है ना, जो भी किताब लिखा गया है, उसको क्या करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर सके, उसको डिजिटाइज कन्वर्ट कर सके, उसको बचाया जा सके, है ना। विथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड प्राइवेट कलेक्टर्स विल बी अंडरटेकन टू कवर मोर देन 1 करोड़ मनोस्क्रिप्ट्स। लेकिन 1 करोड़ से भी अधिक मनोस्क्रिप्ट के ऊपर तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, उसको प्रिजर्व करने का बात किया जाएगा। इंडिया विल सेटअप नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज फॉर, हाँ, नॉलेज शेयरिंग। और इंडिया क्या करेगा, इस तरह का लाइब्रेरी क्रिएट करेगा जहाँ पे हमारा पुराना जितना भी 1 करोड़ जो मनोस्क्रिप्ट है उसका पूरा डिजिटल फॉर्म तुमको मिल सके वहाँ पे। समझ गया ना? तो कंप्लीट कर दी है। और इसमें देखो, हो सकता है बोरिंग हो गया हो, और जो कि नॉर्मल चीज़ है, खाली पॉलिसी था इसमें, ठीक है। और ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार ने इसी तरह अनाउंस किया था। समझ गए ना? कंप्लीटेड।